दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल सी पीईटी 2022 का 15 तारीख का, यानी कि जो आपका 15 अक्टूबर को जो पेपर सुनिश्चित हुआ था, 15 अक्टूबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं, जिसमें लगभग आपको इस वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन जो कि आपके पीईटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसमें आपके लगभग 100 क्वेश्चन हैं और पीईटी परीक्षा में लगभग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है। देन इसके बाद मैं बता दूं कि लगभग इससे पहले मैं लगभग आपके समझ प्रैक्टिस सेट लेकर आया था, प्रैक्टिस सेट, और लगभग 2022 और 21 के जो मैं आपके समझ प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, उसका जो लिंक है वो मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है हमारे चैनल पर। और हमारे चैनल का नाम क्या है आपको पता ही होगा, प्रयास क्लासिक 01। ये हमारे चैनल का नाम है। इसे एक बार आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर अवश्य करें और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखिए। देखो, मैं साथ में आपका उत्तर भी लेकर आया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपके समक्ष क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। देखिएगा, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में शुरू करने का कारण क्या था? पहला, इनमें से कोई नहीं। देखो, दूसरा ही सही है। देखो, मैं आपके साथ में उत्तर इसलिए लेकर आया हूं ताकि बच्चे जल्द से जल्द वीडियो को स्पीड बढ़ा के जल्द से जल्द देखें। इसका सही है, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। तो यही आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च और लोगों को पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा। यह गलत है, लेकिन ये किससे संबंधित था? आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है बेटा, उन निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। तो इसका यह परिणाम था, अर्थात आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिएगा, 2 क्वेश्चन इधर आ गए, बाकी इधर है तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? इनमें से कोई नहीं। सुपीरियर झील, बैकाल झील, कौन सा है? कैस्पियन सागर, अर्थात कैस्पियन सागर इसका एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? कौन था आपका? खान, अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा ऑप्शन मौलाना आज़ाद, फिर है सी राजगोपालाचारी, फिर सरदार वल्लभ पटेल। तो कौन है? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। लेकिन मैं ब्रिटिश की बात करूं, हालांकि इनका जो टाइम पीरियड था वो सन 1948 से लेकर 1950 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, यह तो भारतीय हो गई। नेक्स्ट बात आती है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो ये आना चाहिए। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था, अर्थात ए ऑप्शन एकदम सही है। देखो, ये बिल्कुल आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वही पेपर है, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत मेहनत लगी है कि इसके ऑप्शन में 7 में लाने के लिए, कि इसके ऑप्शन इसमें आपको 7 से 7 लगाने के, कि ताकि आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? रास बिहारी बोस ने, भगत सिंह ने, मोहन सिंह ने या सुभाष चंद्र बोस ने? किसने किया था? मोहन सिंह ने, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला, सागौन के जंगल
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड। कहाँ पाए जाते हैं? आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, अर्थात बी ऑप्शन सही है 7 का। अगला, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून को या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपका फटना या पृष्ठभूमि, यह कहा जाता है, अर्थात 8 का सी ऑप्शन सही है। अगला, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? क्या है आपका? ग्रीनविच टाइम है जीएमटी का पूर्ण रूप। क्या है? ग्रीनविच टाइम, इसका एकदम सही है जीएमटी का। यानी कि ये पूछा गया है, यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीएमटी का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। अगला, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जनकों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं। सामान्य प्रजनन दर, कुल प्रजनन, या क्रूड या अशोधित जन्म दर, अर्थात 10 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, इस साइड आ जाइए, 11 क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बैंकों का किया गया था? लगभग 14 बैंकों का किया गया था, ना ही 12 है ना ही 6 है, तो 11 का डी ऑप्शन तो सही है। अगला, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ... उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे, तो इसमें बताना है कितने लोगों के लिए आरक्षित थे? आपके लगभग परमाणु ऊर्जा उत्पादन, इसका सही है। अगला, स्पेस योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, कौन थे आपके? श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया, अर्थात 13 का ए ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है? अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया है? किसको? पंजाब को चुना गया है। ना ही बिहार है, ना ही तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश भी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आपका एक संविधान से, इसमें आर्टिकल से 100% पूछा जाता है, ठीक है, आर्टिकल में। तो कौन सा है आपका? 30 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, कौन सा है आपका? 29 है। यानी कि माइनॉरिटी के जो संरक्षण के लिए जो आपका किस आर्टिकल के तहत बताया गया है, वो आर्टिकल 29 है, अर्थात 16 का डी ऑप्शन सही है। अगला, 42 में संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP यानी कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है? पहला, मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना। सेकंड, समान न्यायिक और निःशुल्क विधिक सहायता। तीसरा, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। फिर आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता करना। तो इसका 17 का बी ऑप्शन सही है। कौन सा? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, 17 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य है। पहली बात तो बता दूं कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में आपके किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आने चाहिए आपको मौलिक कर्तव्य। अगला, इसमें कौन कौन से दिए गए हैं आपके? देखो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सेकंड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को विकसित करना। फिर भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। तो यानी कि ये तीनों ही सही है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस, अर्थात ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं और ये आपके मौलिक कर्तव्य ही हैं।
कमेंट करके बताना कि भारतीय संविधान में लगभग टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। अगला देखिए, सभी अम्लों में समान तत्व है, इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर। तो कौन सा समान तत्व है आपका? हाइड्रोजन, अर्थात बी ऑप्शन। अगला, नॉन स्टिक खाना पकाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, खाना पकाने के लिए स्पेस से लेपित होते हैं, इनमें से कोई नहीं, पीवीसी, काले रंग या टेफ्लॉन। तो इसका टेफ्लॉन है, यानी कि जो नॉन स्टिक खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उस पर जो लेपित, यानी कि जो उस पर रेज होती है, उस पर क्या कहते हैं आपकी लपट लगी होती है, वो किसकी होती है? आपके टेफ्लॉन की होती है, परत होती है। ठीक है। अगला, अनुच्छेद 245 के अनुसार स्पेस संसद का कार्य है सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना या कर एकत्रित करना। तो 21 का सी ऑप्शन सही है, कानून बनाना। अगला, सरकारियां आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? चुनाव सुधारों से, केंद्र और राज्य संबंध से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, फोर्थ है बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, अर्थात डी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, प्रकाश वर्ष स्पेस का एक माप है, इनमें से कोई नहीं, हवाई जहाज की गति, प्रकाश की गति या तारकीय दूरी। तो 23 की बात करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसकी तारकीय दूरी है, माप को क्या कहते हैं हम? तारकीय दूरी। ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ आपका मैथ है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि सॉल्विंग में आपका टाइम लगेगा सॉल्विंग में। तो इसमें दिया है 2.1 का होल क्यूब प्लस 5.8 का होल क्यूब, नीचे आपका ये दिया है। देखो यहाँ आपका किसका फॉर्मूला पुट किया है? आपका सिंपल कहूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला पुट करना है आपको। उसके बाद जो कट रहा है उसे काटें, उसके बाद ये सिंपल कहूँ कि 2.1 और फिर बाद में 5.8 बचेगा, इसको एडिशन कर देना। उसके बाद आपका यह आंसर आ जाएगा 7.9, अर्थात आपका 24 का ए ऑप्शन सही है। यानी कि जैसे आपका ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पुट करोगे, सारी शेष संख्या कट जाएंगी, लास्ट में बचेगा आपका ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है? 2.1, बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 5.8। तो इनको ऐड करोगे तो 7.9 ही आएगा, अर्थात 24 का ए ऑप्शन ही सही है। अगला देखिएगा, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने परसेंट अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन करना है। तो इसका कितना आ जाएगा आपका? 5% सही है, ये आपका गलत है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक है अपने दिमाग में देख लेना, उतार लेना इसे। निम्नलिखित में से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी बोला था, स्तनधारी है। अब पहली बात तो आपको स्तनधारी होनी चाहिए, तो वो चूहा भी स्तनधारी है, बच्चों से बताना कि अंडे को, तो चूहा, व्हेल, हाथी, डॉल्फिन, तो सारे ही स्तनधारी हैं। नेक्स्ट टाइम उसने पूछा बुद्धिमान की बात करिए, तो हाथी, व्हेल, चूहे में और डॉल्फिन में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन होता है? आपका डॉल्फिन ही होती है, अर्थात 26 का सी ऑप्शन सही है। अगला 27, पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। नेक्स्ट, केवल प्रकाश की गुणवत्ता से, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से, प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से। तो आपका सटीक ऑप्शन आपका ए सही है। सभी में किसी में केवल एक केवल दे रखा है, किसी में मात्रा और गुणवत्ता, किसी में अवधि और गुणवत्ता, लेकिन तीनों चीज़ आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है, गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, अर्थात 27 का ए ऑप्शन सही है। अगला, दिए गए भिन्नों, ये भिन्न दी हुई है, में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो या तो इसके बहुत सारी ट्रिक होती है, तो सिंपल कह सकते हो, या तो आप 4 में 9 का भाग करके पॉइंट लगा के जो भी कर लेना, ऐसे कर लो, या आपके फॉर्मूले होती है क्रॉस मल्टीप्लाई की, या आपकी ए प्लस बी जैसे करते हैं ऐसे,
जिस तरीके से आपको उचित लगे कर लेना। तो इसका कौन सा है आपका सबसे बड़ी, आपकी 11/13 है। अगला देखिएगा, रूट में 9 माइनस 4 रूट 5, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको क्या आ जाएगी, √3 + 5, √2 - 5, √5 + 3, तो क्या है √5 - 2। अगला 1308, 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत है। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू 1 2 3 4 5 सभी को ऐड कर लेना। बट्टे संख्या कितनी है, 5, जो भी आए उसमें 5 में से भाग दे देना, तो आपका उसका आंसर 140 ही आएगा। नेक्स्ट 31, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है ज़्यादातर, इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख ही लें। स्थावर का विलोम शब्द है क्या, जंगम। ना ही सचल है, चेतन भी नहीं है, चंचल भी नहीं है, अर्थात स्थावर का विलोम शब्द जंगम है। अगला, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है, पहला, रोब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। 32 का दूसरा, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, संधि विच्छेद हुआ 33 का, इस वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, सुवल्प, सु प्लस अल्प, स्ववल्प अल्प, सावल्प अल्प, तो सु प्लस अल्प, तो सुवल्प अल्प होगा, अर्थात इसका संधि विच्छेद डी सही है। अगला, इति इति का अर्थभेद है, तो इति का मतलब क्या है, समाप्ति, और इति का मतलब क्या है, विघ्न, अर्थात बी ऑप्शन सही है। ना ही पूर्णता इच्छता भी नहीं है, प्रारंभिक विश्वास भी नहीं है, पीड़ा समापन भी नहीं है। एक जगह बड़ी है, एक जगह छोटी है, तो छोटी ई का जो आपका मीन्स होता है इति माने समाप्ति, और बड़ी का ई का मतलब और जहाँ होती है इति वहाँ का विघ्न। अगला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस समूह या इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा। तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसे नास्तिक नहीं कहते, उसे आस्तिक कहते हैं, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगर आता है ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला तो नास्तिक होता, ठीक है, भक्त भी नहीं है, श्रद्धावान भी नहीं है, आस्तिक एक रूप से इसका सटीक शब्द है, तो अर्थात 35 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ आपकी इंग्लिश आती है, यहाँ आपका पैराग्राफ दिया है जो भी है, वैलेंटाइन डेज एवरी 14 इज़ ए हॉलीडे द सेलिब्रेट लव एंड फ्रेंडशिप इन द यूनाइटेड स्टेट, मोस्ट पीपल थिंक ऑफ इट इज़ रोमांटिक डे टू शो द वन यू लव हाउ मच यू केयर बाई पर्सलिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट्स। तो ये पढ़ लेना आप जो भी है, इसका धीरे में कर रहा हूँ स्क्रॉल ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं केवल आपके इसके आंसर बताऊंगा कहाँ है। देखिएगा, पहला 36 का क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट द टीचर्स, ज्वेलरी, चॉकलेट, बैलून या थैंक यू कार्ड। तो बच्चे क्या गिफ्ट करते हैं उसको बच्चे, तो थैंक यू का कार्ड करते हैं, थैंक यू कार्ड्स, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग मतलब पैसेज के अनुसार बताना है आपको। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज़ वैलेंटाइन डेज ऑफिशियली अ हॉलीडे, यानी कि पैसेज के अनुसार ये पूछा है कि आपकी जो छुट्टी होती है वो ऑफिशियल रूप से होती है या नहीं। अरे बेटा क्यों हुई छुट्टी, तो इसका नो एकदम सही है। अगला, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम, तो इसका सिनोनिम्स बताना है आपको, यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो टेम का क्या हो जाएगा, डोकली हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, अर्थात विलोम शब्द किसका, रैपिड का। तो रैपिड का ना ही फ्री है, ना ही मीन है, और ना ही आपका एडवांटेज है, तो इसका टेरिडी है, तो अर्थात 39 का बी ऑप्शन सही है। अगला, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ठीक है, इसका क्या आएगा, स्टोइक हो जाएगा, अर्थात 40 का बी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ, यानी कि माँ के पिता, माँ के मतलब ये माँ के पिता, माँ के पिता
की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, यानी बेटी लिख देता हूँ, इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफर, यानी कि ए है फोटोग्राफर वाले व्यक्ति से किस प्रकार का संबंधित है। तो बेटा बेटा से तो संबंधित होगा, यानी इकलौती बेटी है, बेटा तो नहीं बोला इसने, तो यानी कि इसमें बोला ए फोटोग्राफर से क्या संबंध है इसका, तो बेटा हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पढ़ें कथन, इन दोनों को पढ़ें आप। लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है, तो इसका बताना है। तो इसका कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों का प्रभाव है। कथन 1 कारण और कथन 2 इसका प्रभाव है। कथन 2 कारण और कथन 1 इसका प्रभाव है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला, अब इंग्लिश आ गई फिर से, देखिएगा नेक्स्ट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और स्पेस के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया श्रीलंका को, नेपाल को, बांग्लादेश को, भूटान को। तो बांग्लादेश को नहीं, नेपाल को किया गया है। 43 का बी ऑप्शन सही है। अगला, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? किसने की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, नेपाल ने दी हैं। अगला, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से असंगत, यानी कि 3 एक से हैं, एक अलग है। 701, 101, 401, 301। तो इसका 301 अलग है इन तीनों के अपेक्षा। ठीक है। अगला, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बुधवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार। तो कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। देखो यह 2 तरीके से निकलते हैं, हालांकि तरीके बहुत सारे हैं। एक तो बर्थ देख के लीप बर्थ जो भी है, एक इसके कोड होते हैं, यानी कि महीने के कोड होते हैं। कैसे आपका क्या जाता है 144, ठीक है, फिर 025, फिर 036, फिर 146। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जहाँ आपका संडे 1 से शुरू होता है, ये आपके कोडिंग के हिसाब से भी हो जाता है, या आपका जैसे भी दिया होता है वैसे बेसिक चीज़ों से बेसिक से भी होता है। तो अर्थात 46 का डी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ADUJWA के रूप में कोडित किया जाता है, उस कोडित में EFFCT को कैसे कोड करते हैं? तो कैसे करते हैं आपको, इसका आप हो जाएगा TGA वाला। ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? किसने? कर्नाटक ने। अगला, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किया? यूके ने। अगला, इसका कंपनी IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर किए? किसने? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? वेरी इंपोर्टेंट है, कौन सी की है? किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? किसमें किया था? वाराणसी में, अर्थात ऑप्शन सही है। अगला, किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग
गिग एंड प्लेटफॉर्म को इकोनॉमी शीर्षक के से एक रिपोर्ट जारी की। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति कोष, नीति आयोग या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका सी ऑप्शन सही है, नीति आयोग। कमेंट करके बताना कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एकजुट एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, कौन सा नारी है? उत्तर प्रदेश। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। यानी कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो कमेंट करके बताना भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस द्वारा किया गया है आपका? ये पहला ऑप्शन सही है आपका इसका। कौन सा? ICICI बैंक के द्वारा। नहीं, ये है, ये गलत है। SBI, PNB और जो भी HDFC। ठीक है। अगला, भारत कितने राज्यों के साथ या भारत कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने? 5। यानी कि बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 2 बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो स्टार्टिंग के यानी कि बांग्लादेश 5 से करता है, चीन 5 से करता है। ठीक है। उसके पाकिस्तान 5 से करता है, नेपाल 5 से करता है। ठीक है, ये ध्यान करना, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। उसके बाद भूटान और अफगानिस्तान, ये 4 से करते हैं और अफगानिस्तान 1 से करता है। ठीक है, इसका आपका पहला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? क्या है आपकी? जलौटी, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली या मोहिनीअट्टम। देखो, जहाँ ली आ जाए, कथकली, तो वो तो आपका बेटा केरल का हो जाएगा। किसका? केरल का। जहाँ कथक आ जाए वो किसका हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी का। ठीक है। तो कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है, और कुचिपुड़ी किसका है? आपका आंध्र प्रदेश का है। तो ध्यान कर लें, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कथक उत्तर प्रदेश का, और कथकली केरल का, और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। तो कमेंट करके बताएं भारत के प्रधानमंत्री की बनने की न्यूनतम आयु कितनी होगी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दुर्गापुर, चित्तौड़गढ़, कोच्चि या कोयम्बटूर? तो किस में? कोच्चि। तो वास्को डिगामा भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है। और वास्को डिगामा कैसा था? पुर्तगाली था। तो एक मुझे कमेंट करके वो बता दो, यदि वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था तो भारत के किस स्थान पर सबसे पहले आया था? ठीक है, किस स्थान पर वास्को डिगामा आया था। अगला देखिएगा, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की है। अगला, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है क्या? समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, अर्थात ये तीनों ही सही हैं। इसका ये सभी एकदम करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस।
यहाँ हिंदी आ गई है। आजकल के पढ़े लिखे नव युवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ लें इसे। मैं आपको केवल इसका ऑप्शन बताऊंगा सही। देखिएगा, आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है। माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन सही है। अगला, इस प्रकार के व्यवहार में इससे वे हमारे कैसे रहने पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत करते हैं जिनकी उनके संतान उनके अपने साथ नहीं रख पाते? तो डी ऑप्शन सही है। बच्चों के परिवार सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन के ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला, विदेश में जा रहे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। कौन से? अधूरे संस्कार, यह गलत हैं। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप, यह गलत हैं, अर्थात 68 का ए ऑप्शन सही है। अगला, विदेश में जा रहे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी को क्यों नहीं करते? गरीबी और अभाव के कारण, जग हंसाई बचने के लिए। बिल्कुल सही। यह तो आपके आज की जो दशा हो गई है वो इसी कारण से नहीं बताते, अर्थात यह तो आपकी सत्यता है, एकदम आज का देखते हुए सत्यता है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? बहुत ही क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। माता पिता का बिना बात का हट और जिद, नए माहौल में नए देश में बसने का, पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश के बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप। नेक्स्ट, 2 पीढ़ियों का अंतराल, तो अर्थात इसमें जो एक सटीकता है वो डी ऑप्शन एकदम सही है, 2 पीढ़ियों का अंतराल। अगला, फिर से आपका यह अनुच्छेद आ गया है, पढ़ लेना। आज परिवार का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं, ये पढ़ लेना आप। मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर जाता हूँ। आज के बुजुर्ग के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोच्च मांग जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? पहला, बुजुर्ग अपने हैकड़ी से भरे स्वभाव को बदल लाएं, गलत। बुजुर्ग अपनी जुबान पर संयम रखें, गलत। बुजुर्ग अपनी अगली पीढ़ी की से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखें, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन सही है इसका। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना ही राय थोपें, अर्थात डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों के मुंह नहीं ताकते? इनमें से कोई नहीं, गलत। जिनके पास अब आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, यह भी गलत है। जिनके पास संस्कारहीन और माँ बाप समझदार नहीं, यह तो बिल्कुल ही गलत है। अगला, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, यह करेक्ट है। अगला, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संस्कार दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्वान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? फर्स्ट ही सही है, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी दूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है, अर्थात ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 74। संतान के साथ रहने की इच्छा होती है भी
कि अकेले रहने का कारण कौन सा है? कौन सा है? माँ बाप का संतान और उनके परिवार प्रति रूख का व्यवहार, बाड़ी का असंयम और बहू बेटे की ज़िंदगी में ज़्यादा दखलअंदाजी, अर्थात डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। अगला, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने देने की बात करते हैं? तो यह तो बहुत ही गलत बात है, लेकिन कि पेपर क्वेश्चन है, देखिएगा। जो माँ बाप बहू बेटों के परिवार का सहारा बनकर रहते हैं और अपना अभिमत उन पर नहीं थोपते, यह गलत है। जिनके माँ बाप बच्चों और उनके परिवार को यथोचित सहारा और सम्मान देते हुए अपना जीवन शांति से बिताते हैं, यह भी गलत है। अगला, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, अर्थात सी ऑप्शन सही है। यही बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते हैं जिनमें आपकी बुद्धि नहीं होती, असंस्कारी या अविवेकी, या उन्हें भविष्य की अपनी कोई चिंता नहीं होती या भविष्य को नहीं देख पाते, वही व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगला, देखो यहाँ आपके डीआई आ गई है, तो वो डीआई के केवल मैं आपको आंसर बता दूंगा जो भी है। 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्याओं के आंकड़ों के तालिका में उल्लिखित है। निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 76 से 80 स्क्रीनशॉट ले लें, इसका जो भी है ले लिया होगा आपने। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? किसकी? एक ही। अगला, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? 85। सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व कर लेना आप। 86 से लेके यहाँ से पढ़ लेना जो भी है। चार्ट है, आप देखो पाई चार्ट आ गया आपका जो भी है। देखो शिक्षा का कितना है आपका? 80 है, अनुसंधान का 65, खेल का 52, इसका 32, कार्यक्रम 35, छात्रावास 46 और ये 50। अगला, कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितने प्रतिशत खर्च किया जाता है? कितना? 86%। अगला, छात्रावास पर यानी कितना किया जाता है आपका? 86%। किस पे? कार्यभार पे। तो ये आपका ये पूरा क्या है अपना, ये पूरा जो कितना है आपका 100% है। तो इसने किससे पूछा है? कार्यभार पे। तो इसका परसेंट कितना है आपका? 86% खर्च किया जाता है कार्यक्रम की तुलना में। कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर। तो इसने पूछा है, देखो कार्यक्रम कौन सा है आपका इसमें? देखो कार्यक्रम, अनुसंधान तो 65 है और कार्यक्रम कितना है? 35 है, 65 है। तो इसने बोला है कि कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर कितना खर्च किया जाता है? 86%। अगला, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? 12.78%। अगला, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतनी है हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि कितनी अधिक होगी? कितनी? इतनी, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितनी परसेंट खर्च किया जाता है? 35%। अगला, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी है? आपकी इतनी है, 72,50,000। ओके, 91 से 50 देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका टेबल का। देखिएगा, 2005 में 2 कंपनियां ए और बी की आय क्रम से 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनकी व्यय का क्रम से कितना अनुपात है? 45:68। तो ये तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन ये सॉल्व करने को औचित्य नहीं है। हालांकि मेरा कोई कराने का मूड नहीं था डीआई ऐसे, लेकिन आप इसे देख सकें, अपने आप सॉल्यूशन कर सकें, इसलिए मैं करा देता हूँ। वैसे तो मैं शेष परीक्षाओं में शेष जो परीक्षा कराए हैं उसमें छोड़ देता हूँ मैं, तो छोड़ने से बेटर है केवल आपको इसका उत्तर तो मैं आपको बता ही दूँ। यदि 2005 में 2 कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? कितना था? 15:17। अगला, 2000
2002 में कंपनी बी का व्यय 200 रुपये करोड़, तो 2002 में आय क्या थी? 283 करोड़, 216, 250, 260, तो 260 करोड़ थी। अगला, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था तो 2001 में दोनों कंपनी की कुल आय 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लगभग कितना लाभ आया था? कितना? 102 करोड़। अगला, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था। 2003 में ए कंपनी की 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए के उसके साथ आय क्या थी? कितनी? 464 करोड़। अगला, यहाँ डी आई खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट, जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। इनमें से कोई नहीं, औरंगजेब, हुमायूं या औरंगजेब। कौन था? आपका औरंगजेब था। यानी कि मैं बात करूं, भारत पे सबसे पहले 712 ईस्वी में जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट, ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपका फिरोज शाह तुगलक था। लेकिन 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया किसने? अकबर ने। लेकिन फिर पुनः शुरू कर दिया किसने? औरंगजेब ने। लेकिन पूर्ण रूप से जजिया कर जो समाप्त किया वो किसने किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। जजिया कर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था उस टाइम पे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान में एक माना जाता है? रेलवे को। अगला, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास, वाल्मीकि जी, वेदव्यास या विष्णु शर्मा? तो किसकी है? विष्णु शर्मा। अब देखो, वाल्मीकि जी द्वारा क्या लिखा गया है? आपका रामायण लिखी है। ये आपकी क्या लिखी है? रामायण। नेक्स्ट, वेदव्यास जी के द्वारा क्या लिखा गया है? आपका महाभारत। नेक्स्ट, तुलसीदास जी के साथ क्या लिखा गया है? जो आधुनिक रामचरित है वो रामचरित मानस। और क्या लिखा तुलसीदास ने? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान भाग और रामलला नहुचू। यह तुलसीदास जी ने लिखी हैं। शेष वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, वेदव्यास जी ने आपने महाभारत और विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की कथाएं लिखी हैं। अर्थात 98 का डी ऑप्शन सही है। अगला, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मैं दिया था। कहाँ? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? हरिशेर जो है दरबारी वो किसके शासन में थे? आपके समुद्रगुप्त के में। यानी कि समुद्रगुप्त किस वंश से संबंध करते हैं? यदि मैं बात करूं, समुद्रगुप्त किस वंश से करते हैं? आपके गुप्त वंश से संबंध करते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। उसके बाद कौन आते हैं? आपके घटोत्कच आते हैं। उसके बाद घटोत्कच के बाद कौन आते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, जिन्हें हम भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 9 आर्यव्रत और 12 दक्षावर्त को पराजित किया था, इसलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आप कमेंट करके बताना, यदि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो भारत का समुद्रगुप्त कैसे कहा जाता है? यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, लेकिन भारत का समुद्रगुप्त कैसे कहा जाता है? ये कमेंट करके आप अवश्य बताएं। ठीक है, यह वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य कर दें, शेयर करना ना भूलें। यदि आप नए जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अब हमारी वीडियो को पसंद नहीं कर रहे, कृपया करके पसंद करें अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सहपाठी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि आपको जो नई वीडियो डले उसकी जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।